everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel and start करेंगे अपना आज का सेशन। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम पेपर 1 की यूनिट 10 जिसका नाम है हायर एजुकेशन सिस्टम। इस पर हम आपके सैम्पल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को विदाउट स्किप किए लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा ताकि आपसे कोई भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मिस ना हो। साथ ही हम जो एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं वो भी आपके लिए वैल्यूएबल होती है। तो सिर्फ ऐसा नहीं करिएगा कि सिर्फ क्वेश्चन देखा, उसका आंसर देखा एंड आपने स्किप किया एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप बढ़ गए। बिल्कुल नहीं, मैं क्वेश्चन के लिए जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रही हूँ वहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेकर मैं उस टॉपिक का ओवरऑल कंसेप्ट जो है वो क्लियर कराना चाह रही हूँ, तो इसलिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी साथ ही साथ ज़रूर से देखें। एंड वन मोर थिंग, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन सो दैट हम अपनी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए गाइज, विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ आगे बढ़ेंगे। देखेंगे सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन एंड दिस फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के उद्देश्य क्या हैं? इसकी शॉर्ट फॉर्म है रूसा। तो एक बारी हम सारे ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला है टू इम्प्रूव द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशन। दूसरा है टू इंश्योर एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी फैकल्टी, to create new institutions through upgradation of existing autonomous college, to downgrade universities with poor infrastructure into autonomous college। यहाँ से आपको करेक्ट आंसर यहाँ कोड से सिलेक्ट करना है। हम आगे बढ़ेंगे हिंदी के सेशन के साथ। यहाँ कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा के उद्देश्य हैं? कौन कौन से हैं? राज्य संस्थानों की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना है, गुणवत्तापूर्ण संकाय की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना है, मौजूदा स्वायत्त कॉलेजों के उन्नयन के माध्यम से नए संस्थान बनाना है, या फिर खराब बुनियादी ढांचे वाले विश्वविद्यालयों को स्वायत्त कॉलेजों में अपग्रेड करना है। तो यहाँ हम इन कोड में से अगर सही कोड चुनें तो हमारा सही कोड है स्टेटमेंट ABC, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, अब ABC में क्या क्या कहा गया वो स्टेटमेंट्स हम देख लेते हैं। तो ABC में कहा है टू इम्प्रूव द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशंस, यानी कि जो हमारे स्टेट के जितने भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनकी पूरी क्वालिटी को इम्प्रूव करना इस राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का क्या होता है? उद्देश्य होता है। दूसरा, ये उस इंस्टीट्यूट में जो भी फैकल्टी होती है, ठीक है, वो अच्छी फैकल्टी की अवेलेबिलिटी कराना इंश्योर करता है कि उस इंस्टीट्यूशन में अच्छी फैकल्टी जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रही हो सब्जेक्ट में उसके पास नॉलेज होनी चाहिए प्रॉपर, वो स्टूडेंट्स के डाउट्स को क्लियर कर सके। इस तरह से जो भी एक अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं फैकल्टी की, ऐसी अच्छी क्वालिटीज़ वाली फैकल्टी को वो इंस्टीट्यूशन में रख सके। ये उसका उद्देश्य है कि अच्छी फैकल्टी ही बेसिकली आए। नेक्स्ट है टू क्रिएट न्यू इंस्टीट्यूशंस थ्रू अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ऑटोनॉमस कॉलेज। पहले से एग्जिस्ट किए हुए जो भी ऑटोनॉमस कॉलेज हैं उनके ज़रिए नए इंस्टीट्यूशन को बनाना। तो ये 3 उद्देश्य जो है ये हमारे राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के उद्देश्य हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स तो हमने यहाँ पे देखे, बाकी और भी इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको भी हम अभी डिस्कस कर लेते हैं कि बाकी और इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जैसे अभी हमने पहला ऑब्जेक्टिव तो यहाँ पे देख लिया, क्योंकि हमारे पास यहाँ जो क्वेश्चन था वो हमें
इनमें से ही चूज़ करने थे ऑब्जेक्टिव्स। तो हमने इनमें से तो ये 3 ऑब्जेक्टिव देख लिए, लेकिन इसके और भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो सारे ऑब्जेक्टिव्स को हम यहाँ पर 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हाँ, कौन कौन से हैं हम स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती हूँ सो दैट मैं अच्छी तरह से आपको यहाँ पर समझा पाऊँ। यस, दैट्स ऑल। तो देखिए, पहला तो हमने पढ़ा कि हमें जो भी स्टेट का इंस्टीट्यूशन है उसकी ओवरऑल क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। हमें ये इंश्योर करना है कि जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो प्रेस्क्राइब्ड नॉर्म्स को कंफर्म कर रहे हों, जो भी प्रेस्क्राइब्ड नॉर्म्स हैं उनकी बेसिस पर ही हों। ठीक है, स्टैंडर्ड्स जो सेट किए गए हैं वो बिल्कुल एज इट इज़ हो। ठीक है, और वो एक्रेडिटेशन को भी अडॉप्ट करें एक मैंडेटरी क्वालिटी अश्योरेंस फ्रेमवर्क की तरह। ठीक है, पहला उद्देश्य, कंप्लीट उद्देश्य ये था। दूसरा एक, अगर मैं इसकी बात करूँ दूसरे ऑब्जेक्टिव की, तो इसमें क्या है कि जो भी हमारे ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म्स होते हैं, ठीक है, स्टेट हायर एजुकेशन सिस्टम में, उसको क्या करना है, उसको अशर करना है। कैसे अशर करेंगे, तो एक फैसिलिटेटिंग इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर क्रिएट करके। ठीक है, किस लिए, ताकि प्लानिंग की जा सके, मॉनिटरिंग की जा सके स्टेट लेवल पे। ठीक है, और इसका एक उद्देश्य है कि भैया ऑटोनॉमी, इसका उद्देश्य है कि ऑटोनॉमी को हमें क्या करना है, प्रमोट करना है। ऑटोनॉमी को प्रमोट करना इसका उद्देश्य है स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में। एंड जो भी गवर्नेंस है इंस्टीट्यूशन में, तो इंस्टीट्यूशन में गवर्नेंस को इम्प्रूव करना भी इस राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का उद्देश्य है। और उद्देश्य है इसका कि भैया एकेडमिक्स हो गया, आपके एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स हो गए। ठीक है, एकेडमिक्स हो गया, आपके एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स हो गए जो आपके हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में होते हैं, उनको एंश्योर करना है। यानी एंश्योर एकेडमिक्स एंड एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स कहाँ, इन द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ये एक ऑब्जेक्टिव हो गया। और क्या ऑब्जेक्टिव हैं, तो देखिए, कन्वर्जन कुछ यूनिवर्सिटीज़ का रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ में। ठीक है, ये भी इसका उद्देश्य है कि हम क्या कराएं, कन्वर्ज़न कराएं। ठीक है, कन्वर्ज़न कराएं कुछ यूनिवर्सिटीज़ का। और किस में कन्वर्ज़न होगा, तो रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ में। किस में, रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ में। रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ में कन्वर्ज़न कराना एक ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, और इससे क्या होगा, कह सकते हैं कि बेस्ट रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ में कन्वर्ज़न कराना। ठीक है, एक ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया। और ऑब्जेक्ट की बात करूँ तो देखिए, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना इसका उद्देश्य है। किस चीज़ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगा ये, तो ये अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगा आपके, हम कह सकते हैं जैसे कोई भी रिफॉर्म है एफिलिएशन सिस्टम का, वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ दीजिए। ठीक है, कि वो रिफॉर्म्स को अंडरटेक कर सकें एफिलिएशन सिस्टम में, ताकि जो इंश्योर किया जा सके कि जो रिफॉर्म है या फिर जो रिसोर्स की रिक्वायरमेंट्स है एफिलिएटेड कॉलेज की, वो मेट कर रही है, प्रॉपरली एडिक्वेट मेट कर रही है। ठीक है, तो उसके लिए अपॉर्चुनिटीज सेट की जाती हैं। एक ये ऑब्जेक्टिव हो गया। दूसरा ऑब्जेक्टिव है आपका कि एक एटमॉस्फेयर, बिल्कुल हमें एक एटमॉस्फेयर भी यहाँ पर क्रिएट करना है। ठीक है, इनेबलिंग एटमॉस्फेयर हमें क्रिएट करना है। किसके लिए, फैकल्टी, हम कह सकते हैं हायर एजुकेशन सिस्टम में एटमॉस्फेयर आप किसको प्रोवाइड करोगे, स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करोगे, ताकि वो क्या कर सकें, डिवोट हो जाएं बिल्कुल। ठीक है, अपने रिसर्च और इनोवेशंस में। तो आपको बच्चे अपने रिसर्च और इनोवेशंस में डिवोटेड हो जाएं पूरी तरह से, उसके लिए आपको एक एनेबलिंग एटमॉस्फेयर को क्रिएट करना होगा। बाकी आपको क्वालिटी फैकल्टी को इंश्योर करना होगा। ठीक है, और आपको कैपेसिटी बिल्डिंग जो है वो इंश्योर करनी होगी एम्प्लॉयमेंट के हर लेवल पे। ठीक है, तो कैपेसिटी बिल्डिंग ऑल्सो इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। इंश्योर कैपेसिटी बिल्डिंग को इंश्योर करना भी जो है वो आपका
इस राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का उद्देश्य है। बाकी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके, लाइक आप एक रीजनल इम्बैलेंस को करेक्ट करें, ठीक है, ताकि हम फैसिलिटेट कर सके यहाँ पर एक्सेस हाई क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस की अर्बन और आपके सेमी अर्बन एरियाज़ में अपॉर्चुनिटीज़ स्टूडेंट्स के लिए क्रिएट करना, जो कि रूरल एरिया से स्टूडेंट्स आते हैं उनको, ताकि उनको एक्सेस मिल सके बेटर क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस की, ठीक है। और कुछ इंस्टीट्यूशंस को बनाया जाए अनसर्व्ड और अनडिजर्व्ड एरियाज़ के लिए, ठीक है। बाकी क्वालिटी आपको ओवरऑल इम्प्रूव करनी है यहाँ पे, ये उसका उद्देश्य है कि एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएं SC ST और जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको, ठीक है। इंक्लूजन ऑफ विमेन, बिल्कुल इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट उद्देश्य है कि इंक्लूजन ऑफ विमेंस को यहाँ पर इंक्लूड करना है, ठीक है। माइनॉरिटीज़ को इंक्लूड करना है, जो भी हमारे डिफरेंटली एबल्ड पर्सन हैं उन सभी को इंक्लूड करते हुए हायर एजुकेशन सिस्टम में इन सबको इंक्लूड करते हुए इनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है सो दैट ये ग्रो कर सकें। क्लियर है? चलिए, अब बात हमने इतना सब तो पढ़ लिया, क्योंकि क्वेश्चन हमारा ऑब्जेक्टिव से था, तो हमने ऑब्जेक्टिव तो बेसिकली पढ़ लिया, लेकिन ये राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान है क्या, है ना। तो मैं ये भी बता देती हूँ थोड़ा सा। देखिए, ये जो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान है ये आपकी एक होलिस्टिक स्कीम है। क्या है? एक होलिस्टिक स्कीम है। वही होलिस्टिक का मतलब होता है संपूर्ण, सर्वांगीण। तो ये एक होलिस्टिक स्कीम है जो कि हायर इंस्टीट्यूशंस के सर्वांगीण विकास पर जो है वो जोर देती है, ठीक है। तो ये एक होलिस्टिक स्कीम है डेवलपमेंट की, ठीक है। किसकी होलिस्टिक स्कीम है? तो डेवलपमेंट की एक ये होलिस्टिक स्कीम है हायर एजुकेशन के लिए इंडिया में, जो कि आपकी इनिशिएट हुई थी 2013 में। कब इनिशिएट हुई थी? 2013 में इसको इनिशिएट किया गया था। और किसके द्वारा इनिशिएट किया गया था? तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको इनिशिएट किया गया था। ये जो हमारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसका एम है कि ये क्या करती है? ये स्ट्रैटेजिक फंडिंग प्रोवाइड करती है। क्या करती है? स्ट्रैटेजिक फंडिंग प्रोवाइड करती है हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को थ्रू आउट द कंट्री, क्योंकि तब जब ये फ़ंड प्रोवाइड करेगी तो जितने भी नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स हैं किसी भी हायर एजुकेशनल सिस्टम के वो फुलफ़िल हो पाएंगे। अब ये जो फंडिंग है ये प्रोवाइड की जाती है आपके सेंट्रल मिनिस्ट्री के द्वारा, ठीक है। तो सेंट्रल मिनिस्ट्री के द्वारा ये फंडिंग प्रोवाइड की जाती है इस थ्रू स्टेट गवर्नमेंट्स और जो भी यूनियन टेरिटरीज होती हैं उनके ज़रिए, जो कि कोऑर्डिनेशन रखता है सेंट्रल प्रोजेक्ट अप्रेसल बोर्ड से। वो मॉनिटर करता है एकेडमिक को, एडमिनिस्ट्रेटिव को, फाइनेंशियल एडवांसमेंट्स को, ठीक है, इस स्कीम के अंदर। समझ रहे हैं? तो हम यहाँ पर एक चीज़ और जानें, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जो है इसमें आपका टोटल 306 स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, और आपके 13,024 कॉलेजेस हैं जो कि इसके अंदर कवर्ड हैं। क्लियर है? तो आई होप राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान होता क्या है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो आपको समझ में आ गए होंगे। बाकी इसकी फंडिंग प्रोसेस, इसका बैकग्राउंड इतना हमें सब देखने की ज़रूरत नहीं है। सो दैट्स इट। मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2, and this question says that the grounds on which discrimination is in admission to educational institution is constitutionally prohibited are। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी बेसिस पे एडमिशन्स नहीं दिए जाते बच्चों को, तो वो क्या क्या है, ठीक है, वो हमें बताना है कि प्रोहिबिट किया गया है उन चीज़ों को जिनकी वजह से बच्चे, जिसका बेस बना के स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन सिस्टम में
एडमिशन्स नहीं दिए जाते थे, वो हमारे क्या क्या है, वो रिलीजन है, वो सेक्स है, वो प्लेस ऑफ बर्थ है, वो नेशनैलिटी है, या फिर इनमें से आपको बताना है कि वो क्या है। तो किसकी वजह से लोग नहीं दिया करते थे, यहाँ से आप करेक्ट स्टेटमेंट चुनेंगे। एक बार हम हिंदी में और देख लेंगे। वे आधार जिन पर शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश भेदभाव संवैधानिक रूप से निषिद्ध है, वो क्या हैं? आप किसी को धर्म के आधार पर प्रवेश देने से मना नहीं कर सकते, आप किसी को सेक्स के आधार पर एडमिशन लेने से मना नहीं कर सकते, आप किसी के जन्म स्थान के बेसिस पे उसको एडमिशन ना देने की बात नहीं कर सकते, या उसकी राष्ट्रीयता। तो किस चीज़ को प्रोहिबिट किया गया है? तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे प्रोहिबिशन की, तो लोग पहले क्या किया करते थे कि भैया देखो इसका धर्म है, हम तो हमारे स्कूल में तो सिर्फ जो है वो माइनॉरिटीज़ के ही बच्चे आएंगे, हम हिंदू रिलीजन के स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं देंगे, या फिर हम मुस्लिम स्टूडेंट्स के रिलीजन को एडमिशन नहीं देंगे, ठीक है, मुस्लिम रिलीजन के स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं देंगे, ऐसा कुछ बातें हुआ करती थी। तो इसको कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोहिबिट किया कि भैया अब ऐसा नहीं होगा। दूसरा ये होता था कि हम सिर्फ मेल कैंडिडेट को एडमिशन देंगे, हम फीमेल कैंडिडेट्स को एडमिशन नहीं देंगे। इसको प्रोहिबिट किया गया किसी के जेंडर की वजह से, या फिर होता था कि ट्रांसजेंडर भी होते हैं, तो कहा जाता था कि हम ट्रांसजेंडर को अपने कॉलेज में एडमिशन नहीं देंगे। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोहिबिट किया कि भैया क्यों नहीं देंगे, उनको भी पढ़ने का अधिकार है और वो भी पढ़ सकते हैं, तो आपको एडमिशन देना है। सिर्फ इसको आधार बना के आप उनका एडमिशन नहीं रोक सकते, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोहिबिट किया। दूसरा, जन्म स्थान, कहीं भी उसने जन्म लिया हो, किसी भी जगह में उसने जन्म लिया हो, उस बर्थ ऑफ प्लेस के आधार पे आप बच्चे का एडमिशन नहीं रोक सकते। तो इन तीनों ही चीज़ों को प्रोहिबिट किया कि इसको आधार बना के आप बच्चों का एडमिशन नहीं रोक सकते। किसने प्रोहिबिट किया? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने। सो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। Yes, so the next question of our session is which of the following statements are correct about लोक सभा? लोक सभा के रिगार्डिंग कौन कौन सी जो स्टेटमेंट्स हैं हमारी सही हैं? The constitution puts a limit ऑफ दी लोकसभा, की कॉन्स्टिट्यूशन ने लिमिट सेट कर दी है लोकसभा की। जो साइज़ और शेप होता है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का, वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, या फिर फर्स्ट पास्ट द पोस्ट इलेक्टोरल सिस्टम यहाँ पे फॉलो किया जाता है, या फिर जो स्पीकर है लोकसभा का उसके पास में कोई भी कास्टिंग वोट नहीं होता इन केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट्स। अगर जो भी हमारी पार्टीज़ हैं उनमें अगर कोई ऐसा है कि दो पार्टीज़ जो इनके सेम नंबर ऑफ वोट्स हैं, तो जो स्पीकर होता है उसके पास राइट नहीं होता कि वो एक कास्टिंग वोट डाल के किसी एक का जो है वो बलड़ा भारी कर सके, ठीक है। इनमें से आपको सही स्टेटमेंट चूज़ करना है। हिंदी में देख लेंगे कि लोकसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कहता है संविधान लोकसभा के आकार पर एक सीमा लगाता है, ठीक है, एक लिमिट सेट करता है। यह संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का आकार चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है। प्रथम अतीत उत्तर निर्वाचन प्रणाली का पालन किया जाता है। या फिर वोट बराबर होने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष के पास निर्णायक वोट नहीं होता। तो देखिए करेक्ट स्टेटमेंट जो मैं अगर बात करूं यहाँ पर, तो एक तो है आपकी स्टेटमेंट नंबर 1 की जो लोकसभा होता है उसमें संविधान लोकसभा के आकार पर एक सीमा बिल्कुल लगाता है, और दूसरा इसमें प्रथम अतीत उत्तर निर्वाचन प्रणाली का पालन जो है वो किया जाता है, यानी कि फर्स्ट पास्ट पोस्ट इलेक्टोरल सिस्टम यहाँ फॉलो किया जाता है। और यहाँ बोल रहे हैं कि स्पीकर के पास कास्टिंग वोट नहीं होता, तो भैया स्पीकर के पास कास्टिंग वोट होता है। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ए और सी। क्लियर है? चलिए अब हमने इतना तो क्वेश्चन के बारे में जान लिया, अब हम लोकसभा के बारे में थोड़ा जानते हैं लोकसभा है क्या। तो देखिए
पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है लोकसभा के लिए कि लोकसभा का दूसरा नाम क्या है। तो लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल के नाम से भी जाना जाता है। लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपका लोअर हाउस है। कैसा हाउस है लोकसभा? तो ये आपका निम्न सदन है, लोअर हाउस है इंडियाज़ बाइकैमरल पार्लियामेंट का। ठीक है, किसका लोअर हाउस है ये? तो इंडियाज़ बाइकैमरल पार्लियामेंट। ठीक है, हमारी इंडिया में द्विसदनीय प्रणाली को फॉलो किया जाता है, जिसमें हमारा राज्यसभा और लोकसभा दो आते हैं। तो लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है, इसको हाउस ऑफ द पीपल के नाम से भी जाना जाता है। लोअर हाउस हम लोकसभा को कहते हैं। तो राज्यसभा को अपर हाउस का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो इंडियन बाइकैमरल पार्लियामेंट है, इसमें हमारे दो हाउसेस जो है इन्वॉल्व होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा लोअर हाउस है एंड राज्यसभा हमारा अपर हाउस है। ठीक है, अब जो मेंबर्स होते हैं लोकसभा के, उनको यूनिवर्सल सफरेज और फर्स्ट पास्ट पोस्ट इलेक्टोरल सिस्टम के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। आज हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। एंड ये लोग जो हैं ये अपनी सीट को होल्ड रखते हैं कब तक? तो 5 इयर्स तक, या फिर जब तक कि बॉडी जो है वो डिसॉल्व नहीं की जाती पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर। हाउस जो हाउस है वो आपके लोकसभा चैम्बर्स में ये मिलते हैं, पार्लियामेंट हाउस न्यू दिल्ली के। ठीक है, और इसके बारे में अब बात आती है कि जो मैक्सिमम मेंबरशिप होती है इस हाउस की, वो अलॉट की जाती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के थ्रू। और कितनी मेंबर्स अगर यहाँ हम बात करें तो आपको 552 मेंबर्स यहाँ देखने को मिलेंगे। जब इनिशियली अगर मैं बात करूँ तो 1950 में, एट द टाइम ऑफ 1950 जो लोकसभा के मेंबर्स थे वो 500 थे, एंड नाउअडेज ये आपके 552 हैं। करेंटली अगर मैं बात करूं तो जो हाउस की सीट्स है वो आपकी 543 सीट्स हैं। ठीक है, कितनी सीट्स हैं? 543 सीट्स हैं, जिनको फिल किया जाता है इलेक्शन के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे जब 543 सीट्स हैं तो 543 इलेक्टेड मेंबर्स यहाँ पर होंगे। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ, बस हमें इतना ही काफ़ी है इसके लिए। बाकी हाँ, एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि हमने बोला ना कि 543 सीट्स हैं अगर, तो इसमें जो 131 सीट्स हैं ये हमारी रिजर्व्ड है। ठीक है, एससी और एसटी के लिए। अब एससी के लिए अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 84 सीट्स रिजर्व है, एंड एसटी के लिए अगर मैं बात करूँ तो 47 सीट्स रिजर्व हैं। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। चलिए, लोकसभा की पावर्स थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, पावर्स से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लाइक अभी जैसे पूछा था ना कि लोकसभा को क्या क्या करने का, इसमें वही था कि क्या क्या स्टेटमेंट सही हैं अबाउट लोकसभा, तो वो क्वेश्चन आपका पावर्स से ही था। तो देखिए, पावर्स की अगर मैं बात करूं तो जो यहाँ पे इसकी पावर होती है, इसमें मनी बिल, जो मनी बिल नाम का कंसेप्ट है, जो मनी बिल नाम का कंसेप्ट है वो सिर्फ आपका लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है, एंड ये आपका राज्यसभा से पास होकर आता है, जो कि आपका डेलिब्रेटेड रहता है अप टू 14 डेज। और अगर इसको रिजेक्ट नहीं किया जाता राज्यसभा के द्वारा तो 14 डेज़ के लैप्स के बाद इसका इंट्रोडक्शन, मतलब जो बिल राज्यसभा में था वो यहाँ पे क्या होता है, इंट्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, और इक्वल पावर्स रहती हैं राज्यसभा के साथ। ठीक है, किसी भी बिल को इनिशिएट करने में, उसको पास करने में। ठीक है, इक्वल पावर्स रहती हैं राज्यसभा के साथ किसी भी इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट के मोशन के लिए।
ठीक है। इक्वल पावर्स रहती है राज्यसभा के साथ इम्पीचमेंट प्रोसेस में, ठीक है। इम्पीचमेंट प्रोसेस रहती थी कि हमें किसी जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के या फिर स्टेट हाई कोर्ट्स के, तो उनको इनिशिएट करने में या उनको रिमूव करने के लिए यहाँ पर इक्वली पावर्स हैं, ठीक है। तो बस इतना ही काफ़ी है। अगर यहाँ एक बात याद रखनी है, अगर लोकसभा को डिसॉल्व किया जाता है पहले या बाद में, तो डिक्लेरेशन हो जाता है आपके नेशनल इमरजेंसी का, यह वाली बात आपको याद रखनी है। चलिए, बाकी और कुछ हम इसके बारे में ज़्यादा नहीं डिस्कस करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है पब्लिक ऑर्डर एज एन आइटम इन द कॉन्स्टिट्यूशन फिगर्स इन। जो पब्लिक ऑर्डर है वो जो संविधान में सार्वजनिक व्यवस्था को एकमत रूप में दर्शाया गया है, तो संविधान में सार्वजनिक व्यवस्था को एकमत रूप में कहाँ दर्शाया गया है? यूनियन लिस्ट में दर्शाया गया है, या फिर आपके स्टेट लिस्ट में दर्शाया गया है, कंकरेंट लिस्ट में दर्शाया गया है, या फिर आपके रेसिडुअरी पावर्स में दर्शाया गया है? तो इस करेक्ट आंसर जो है हमारा इस क्वेश्चन का, एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं, देन वील डिस्कस द आंसर। हिंदी में बोला है राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची एंड अवशिष्ट शक्तियाँ। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर जाएगा राज्य सूची के साथ जो पब्लिक ऑर्डर है एक उसको आपके स्टेट लिस्ट के कॉन्स्टिट्यूशन में दर्शाया गया है। सो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलेंगे आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द एडवोकेट जनरल ऑफ अ स्टेट इज, मतलब वही कि किसी राज्य के महाधिवक्ता का कार्यकाल क्या होता है, कितना होता है? 4 इयर्स होता है, या फिर आपका 5 इयर्स होता है, या आपके 6 इयर्स और 65 इयर्स ऑफ एज होता है, विच एवर इज अर्लियर, या फिर नॉट फिक्स्ड होता है। तो किसी भी राज्य के एडवोकेट जनरल का जो हमारा कार्यकाल होता है वो होता है आपका नॉट फिक्स्ड, वो फिक्स नहीं होता, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा बताऊं तो ऑप्शन नंबर 4 पहली बात तो यहाँ पे करेक्ट हो रहा है कि फिक्स नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, जो एडवोकेट जनरल होता है किसी भी स्टेट का, ठीक है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है, अथॉरिटी होती है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है ये, और अथॉरिटी है, ठीक है। जो कि ड्यूली अपॉइंट होती है आपके आर्टिकल्स 165 की बेसिस पे, ठीक है। तो एज पर आर्टिकल 165 इस एडवोकेट जनरल को क्या किया जाता है? अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। इस जो अथॉरिटी और फंक्शन होते हैं एडवोकेट जनरल के, वो भी हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड किए गए हैं। किस आर्टिकल में? तो एक तो 165 में और 177 में। तो इन 2 आर्टिकल्स में एडवोकेट जनरल के बारे में बताया गया है, ठीक है। अब बात आती है कि क्या बताया है आर्टिकल 177 165 तो हमने देख लिया कि अपॉइंटमेंट है उसका। 177 में जो भी मिनिस्टर होता है या फिर एडवोकेट जनरल होता है स्टेट का, उसके पास राइट टू स्पीक, ठीक है, ये अधिकार होता है, ठीक है। अदरवाइज वो क्या कर सकता है? प्रोसीडिंग्स में पार्ट ले सकता है, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली जो है स्टेट की, उसमें पार्ट ले सकता है। एंड अगर उस केस में जब हमारे स्टेट के पास में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, दोनों हाउसेस हैं, तो वो वहाँ पर बोल सकता है और प्रोसीडिंग्स में जो है वो पार्ट ले सकता है। ये वाली बात आर्टिकल 177 में की गई हैं। दूसरा है कि जो हमारे एडवोकेट जनरल होते हैं किसी भी स्टेट के, उनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो उनका अपॉइंटमेंट गवर्नर के द्वारा किया जाता है, यानी कि राज्यपाल के द्वारा किया जाता है एडवोकेट जनरल
का जो अपॉइंटमेंट है, उनकी जो नियुक्ति है वो राज्यपाल करेगा। और जो हमारा स्टेट का एडवोकेट जनरल होता है उसके लिए कोई भी हमारा फिक्स टाइम नहीं है, ऐसा हमने क्वेश्चन में देखा। और अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, अगर मान लीजिए कि कुछ भी ऐसा है कि लग रहा है कि इसको हटाना है, तो उसको कैसे हटाया जाएगा, तो उसके लिए अलग से जो है वो प्रक्रिया हमारे संविधान में की गई है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से प्रोसेस है उसकी सेपरेट। ठीक है, तो वो जब हम उसको हटाने उठाने की बात करेंगे तभी देख लेंगे, अब भी फिलहाल नहीं। बस बात इतनी है कि एडवोकेट जनरल, हम ही जान लेते हैं कि एडवोकेट जनरल को रिमूव कौन करता है। रिमूवल क्योंकि कोई फिक्स नहीं है, ठीक है, चल सकता है वो कभी तक चल सकता है, लेकिन जब उसका काम ठीक नहीं लगेगा तो उसको हटाया जाएगा बिल्कुल। तो उसको हटाया कैसे जा सकता है, तो देखिए उसके लिए कोई प्रोसेस या आप कह सकते हैं कि ऐसे आधार नहीं बताए हैं, लेकिन यह है कि राज्यपाल की जो इच्छा है तो उसके पर्यंत जो है वो उसका पद रहता है, इसीलिए फिक्स नहीं है। ठीक है, और राज्यपाल ही उसको किसी भी समय जो है वो हटा सकता है, जब उसको लगता है कि हाँ अब इसको हटा देना चाहिए। बाकी है एडवोकेट जनरल की हेल्प की अगर मैं बात करूं, तो जो भी हमारे सहायक प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो उनकी जो है वो हेल्प करते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही काफ़ी था इसके बारे में। आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा। ठीक है, लोकसभा में इनमें से कौन सी स्टेट के पास सबसे ज़्यादा सीट्स हैं। ठीक है, महाराष्ट्र में है, या फिर आपके राजस्थान में है, या फिर आपके तमिलनाडु में है, या फिर आपके वेस्ट बंगाल में है। तो अगर मैं हिंदी में भी देख लेती हूँ सेम क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा की सीटों की संख्या सबसे अधिक है। महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु या फिर पश्चिम बंगाल। तो किस पे सबसे ज़्यादा हैं, तो लोकसभा की जो सीट्स की संख्या है वो आपके महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, क्यों है क्या है इसके बारे में यहाँ पे इतना जानना ज़रूरी नहीं है, बस हमको इतना याद रखना है कि सीटों की संख्या सबसे अधिक जो है वो आपके महाराष्ट्र में है लोकसभा में। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूँ, question number 7, yes, this said which of the following core values among the institutions of higher education are promoted by NAAC National Assessment Accreditation Council। कौन सी कोर वैल्यूज़ हैं इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन में जो कि प्रमोट की जाती है इस NAAC के द्वारा, यानी कि नाक नेशनल असेसमेंट अक्रेडिटेशन काउंसिल के द्वारा। ठीक है, तो ये कंट्रीब्यूट करते हैं आपके नेशनल डेवलपमेंट में, फॉस्टर करते हैं ग्लोबल कॉम्पिटेंसीज को अमंग द स्टूडेंट्स, या फिर इनकलकेट करते हैं वैल्यू सिस्टम को अमंग स्टूडेंट्स और टीचर्स, या फिर प्रमोट करते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर के ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन को। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर जो है वो चूज़ करना है। ठीक है, तो उच्च शिक्षा संस्थानों में निम्नलिखित में से कौन से मूल्यों को नाक राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। राष्ट्रीय विकास में योगदान देना, छात्रों के बीच वैश्विक दक्षताओं को बढ़ावा देना, छात्रों को शिक्षक के बीच एक मूल्य प्रणाली विकसित करना, या बुनियादी ढांचे के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देना। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट गोज़ विद A, B, C and D। ये चारों ही स्टेटमेंट्स यहाँ हमारी सही हैं। अगर मैं नेशनल असेसमेंट एग्रीडेशन काउंसिल की बात करूँ, तो वो नेशनल डेवलपमेंट में भी कंट्रीब्यूट करता है, ग्लोबल कॉम्पिटेंसीज को भी फॉस्टर करता है अमंग स्टूडेंट, वैल्यू सिस्टम को भी इनकलकेट करता है स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में,
और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन को भी प्रमोट करता है। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर हियर। क्लियर? चलेंगे थोड़ा सा इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ये नाक है क्या? तो ये जो नेशनल असेसमेंट अक्रेडिटेशन काउंसिल है, ये आपकी एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है हमारी इंडिया में। जो क्या करती है, इसका काम होता है ये असेस करती है, ये अक्रेडिट करती है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को। ठीक है, जो भी हमारे HEIS होते हैं, इनको ये असेस और अक्रेडिट करती है। ये नेशनल असेसमेंट अक्रेडिटेशन काउंसिल एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है हमारी इंडिया में। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक है, जिसको कि फंड किया जाता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के द्वारा। ठीक है, तो इस ऑटोनोमस बॉडी को जो फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं वो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी कि UGC के द्वारा इसको फंड प्रोवाइड किया जाता है। एंड अगर मैं इसके हेडक्वार्टर की बात करूं तो इस नाक का हेडक्वार्टर जो है वो आपके बेंगलोर में सिचुएटेड है। ठीक है, इतना समझ लिया। एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में जो कि आपके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को अक्रेडिट करती है, उनको असेस करती है, और इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को असेस करने के लिए, इनको अक्रेडिट करने के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इसको फंड प्रोवाइड करती है, क्योंकि ये एक ऑटोनोमस बॉडी है और इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में सिचुएटेड है। ठीक है, कब बनी थी ये काउंसिल आपकी? तो ये काउंसिल आपकी 1994 यानी आज से 30 इयर्स पहले जो है वो बनाई गई थी लगभग। ठीक है, तो ये 1994 में जो है वो हम कहेंगे कि बेसिकली इसको बनाया गया है। ठीक है, इसका मोटो, अगर मैं इसके उद्देश्य की बात करूँ तो इसका उद्देश्य है भैया, इसका उद्देश्य में आप याद रख लो क्या उद्देश्य है इसका। इसका उद्देश्य है एक्सीलेंस, क्रेडिबिलिटी एंड रेलेवेंस। तो ये 3 जो हैं वो इसके उद्देश्य है। ठीक है, पेरेंट डिपार्टमेंट की अगर बात करूं तो इसका पेरेंट डिपार्टमेंट जो है वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। पेरेंट एजेंसी इसकी आपकी UGC है। ठीक है, एजेंसी के एग्जीक्यूटिव की अगर मैं बात करूं तो हैं आपके प्रोफेसर अनिल सासराबुडे। ठीक है, ये बेसिकली इसके डायरेक्टर है। नाक जो था हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि 1994 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसको इस्टेब्लिश करने के लिए कैसे, क्यों इस्टेब्लिश हुआ था? तो जो नेशनल पॉलिसी है एजुकेशन 19 जो NEP 1986 है, इस NEP 1986 के रिस्पॉन्स में, इसके रिकमेंडेशन पर ये इस काउंसिल को जो था वो इस्टेब्लिश किया गया था। इसकी जो पॉलिसी थी वो ये थी कि जो भी हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में डिटरायरेशन हो रहा है, उसके क्यों डिटरायरेशन हो रहा है उसके इश्यूज़ को ये एड्रेस करेगी। ठीक है, एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन लेकर आएगी, मतलब स्ट्रैटेजीज़ लेकर आएगी, सो दैट हम क्या कर सकें, ये जो डिटरायरेशन हो रहा है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में उसको इम्प्रूव कर सकें। तो यही है इसका मोटिव। तो चलिए इतना हमने इसको डिस्कस किया, आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे।
अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेस्ट वे फॉर प्रोवाइडिंग वैल्यू एजुकेशन इज थ्रू। जो बेहतर तरीका है वैल्यू एजुकेशन को प्रोवाइड करने का, वो किसके थ्रू आप कर सकते हो? स्क्रिप्चरल टेक्स्ट पर डिस्कशन करके कर सकते हो, या फिर लेक्चर्स देकर कर सकते हो, ठीक है, डिस्कोर्स लेक्चर या डिस्कोर्स कर सकते हो आप वैल्यूज़ पर, तब आप वैल्यू एजुकेशन को बेहतर तरीके से बढ़ावा देंगे। या फिर आप सेमिनार्स को कंडक्ट कर सकते हैं, सिम्पोजिया कंडक्ट कर सकते हैं वैल्यूज़ पे, या हम कहें कि आप मेंटरिंग कर सकते हैं, या फिर रिफ्लेक्टिव सेशंस रख सकते हैं वैल्यू पे। हिंदी में देखेंगे, मूल्यपरक शिक्षा प्रदान करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप शास्त्रीय ग्रंथों पर चर्चा करें, मूल्यों पर व्याख्यान या फिर प्रवचन दें, मूल्यों पर सेमिनार, संगोष्ठी, या मूल्यों पर सलाह या फिर चिंतनशील सत्र जो है वो करें। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा, अगर आपको वैल्यू एजुकेशन को बढ़ावा देना है, ठीक है, तो आप वैल्यू एजुकेशन अगर लाना चाहते हो तो इसका बेहतर तरीका यही है कि आप एक तो भैया मेंटरिंग कर सकते हो और वैल्यूज़ पर रिफ्लेक्टिव सेशंस दे सकते हो, यानी कि आप मूल्यों पर सलाह दे सकते हैं बच्चों को आप जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको समझा सकते हैं कि भैया वैल्यूज़ हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, वैल्यूज़ हमारे लिए कितनी ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। वी शुड हैव वैल्यूज़ इन अस, हमारे अंदर वैल्यूज़ होनी चाहिए, लाइक मॉरल वैल्यूज़ हो गई, सोशल वैल्यूज़ हो गई, कल्चरल वैल्यूज़ हो गई। तो इस टाइप डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज़ हमारे अंदर होनी चाहिए, सो दैट हम एक बेटर सिटीज़न बन सकें। लाइक अगर हम देखते हैं कि कोई गिर जा रहा है, कोई रास्ते में गिर गया, तो हम ये सोच के कि गिरा है पड़ा रहने दो, उसको उठाने की कोशिश करें। जो भी काम के लिए हम जा रहे हैं, हम अपने साइड से रुकें, उसको उठाएं, उससे पूछे भैया चोट तो नहीं लगी, आपको पानी की ज़रूरत है, कुछ भी अगर उसको चोट लगी है तो उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड कराने की कोशिश करें। तो इस टाइप से हम कुछ मॉरल वैल्यूज़ जो है अपने अंदर इनकलकुलेट कर सकते हैं। लाइक हम सबसे प्यार से बात करें, ठीक है, रूडली बात ना करें, बिल्कुल पोलाइटली हमें सबसे बात करनी होगी। अगर हम कुछ गलत करते हैं तो हमको सॉरी बोलना आना चाहिए। अगर हमारे लिए कोई कुछ कर रहा है, हमारी हेल्प कर रहा है, तो हमें उसको थैंक्स करना आना चाहिए। हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हम प्लीज़, काइंडली टाइप वर्ड्स का यूज़ कर सकें, ठीक है। किसी को हम बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं तो हम इसकी एक्सक्यूज़ मी बोलकर उसको डिस्टर्ब करें, ये नहीं बस डायरेक्टली एड ऑन हो गया, ठीक है। तो वही है कि हमें जो जब हमें वैल्यूज़ एजुकेशन को बढ़ावा देना है तो उसके लिए हमें उन वैल्यूज़ पर पहले बच्चों को सलाह देनी होगी, बच्चों को मोटिवेट करना होगा कि वैल्यूज़ कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वैल्यूज़ हमें अपनी लाइफ में क्यों अपनानी चाहिए। क्योंकि हम कोई स्टोरी सुना सकते हैं, ठीक है, मॉरल स्टोरीज़ होती हैं बहुत सारी, कि एक बच्चा था, वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, सबसे पोलाइटली बात करता था, उसको सब पसंद करते थे। ऑन द अदर हैंड एक बच्चा था, सबसे रूडली बोलता था, उसके अंदर कोई मॉरल वैल्यूज़ नहीं थी, तो उसको कोई पसंद नहीं करता था। तो इस टाइप से आप मॉरल वैल्यूज़ पर बच्चों को सलाह दे सकते हैं और एक चिंतनशील सत्र का आयोजन कर सकते हैं। चिंतनशील सत्र का आयोजन कैसे किया जा सकता है? तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि एक डिस्कशन कर सकते हैं। लाइक आपने बच्चे को एक क्वेश्चन दे दिया कि अगर मान लीजिए आप रास्ते से जा रहे हैं, आपका इंटरव्यू है, आप ऑलरेडी लेट हो चुके हैं और आप देखते हैं कि रोड पे किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो आप क्या करोगे? अब बच्चा यहाँ पर सोचेगा कि मुझे क्या क्या करना चाहिए। तो जो उसको सही लगेगा उस अकॉर्डिंग वो आपको आंसर करेगा और आप उस आंसर में थोड़ी चीज़ें ऐड ऑन करके उसको वैल्यूज़ के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर समझा सकते हो। समझ रहे? तो इस टाइप से आप मूल्यों पर सलाह दें और चिंतनशील सत्र का अगर आयोजन करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? मूल्यपरक शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। Now, moving towards our next question, this is question number 9, and this question says that the National Judicial Appointments Commission (NJAC) has been declared unconstitutional by Supreme Court of India, High Court, the High Court and the Supreme Court both, या फिर the President of India। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। किसने किया है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किया है, उच्च न्यायालय ने किया है, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों ने मिलकर किया है, या फिर भारत के राष्ट्रपति ने किया है।
तो देखिए जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग है, जिसको हम NJAC के नाम से जानते हैं, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक घोषित करने वाले हैं आपके भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उसने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। Now moving towards our last question of the session, and this question says that which of the following statements about the Indian political system are correct? इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको जो भी स्टेटमेंट्स दी हैं उन स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है। पहला स्टेटमेंट कहता है द प्रेसिडेंट इज़ बोथ हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट। पहली स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि जो राष्ट्रपति होता है, जो प्रेसिडेंट होता है, वो दोनों ही होता है। उसको हेड ऑफ द स्टेट भी कहा जाता है, उसको हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी कहा जाता है। दूसरी बात यहाँ आ रही है कि पार्लियामेंट सर्वोच्च है, सुप्रीम है, ठीक है, संसद ही सर्वोच्च है। दूसरी बात की जा रही है द सुप्रीम कोर्ट इज़ द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन कहा जाता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट गार्जियन है कॉन्स्टिट्यूशन का। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर जस्टिसिएबल। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं स्टेट पॉलिसीज़ के, वो जस्टिसिएबल हैं। यहाँ से आपको करेक्ट आंसर कोड सिलेक्ट करना है, ठीक है। हिंदी में देखेंगे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। राष्ट्रीय राज्य का प्रमुख और सरकार का प्रमुख दोनों होता है, यानी राष्ट्रपति जो है वो राज्य का प्रमुख भी होगा और सरकार का प्रमुख भी होगा। संसद को सर्वोच्च बताया है, ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक है ये कहा है, और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत न्याय संगत हैं, ठीक है। तो इनमें से हमें करेक्ट कोड जो है वो सिलेक्ट करना है। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट कोड जाएगा इन चारों स्टेटमेंट्स के रिगार्डिंग भारत राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, तो भारत राजनीतिक व्यवस्था में सिर्फ एक ही बात यहाँ पर सही हमें देखने को मिल रही है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है उसी को संविधान का संरक्षक कहा गया है, या ये सर्वोच्च न्यायालय ही संविधान का संरक्षक है। तो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट यहाँ सही होने के कारण ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज सी केवल। हिंदी में भी देख लेंगे सेम इंग्लिश में। वही अगर मैं बात करूँ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में कौन सी स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर सही है, तो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट हमारी सही है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन, उसका संरक्षक है। ऑप्शन स्टेटमेंट सी यहाँ पर करेक्ट है और स्टेटमेंट सी हमें देखने को मिली है ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो इन दिस सेशन हमने आपके 10 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है एंड सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, सो दैट उनको भी इससे हेल्प मिल सके। अगर उनको भी कहीं ना कहीं इससे कोई भी फ़ायदा हो तो प्लीज़ उनको भी शेयर करिएगा। एंड आपका कोई सजेशन है तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपकी कोई क्वेरी है रिगार्डिंग दिस सेशन, सो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। एंड कोई डिमांड वो तो आप लोग करते ही नहीं है एज़ यूज़ुअल। मैं हर वीडियो में आपसे कहती हूँ कि आपकी कोई डिमांड है बताइएगा, फुलफ़िल करने की कोशिश पूरी की जाएगी। बट ऐसा लगता है कि या तो फिर आप जो भी हम एफ़र्ट्स कर रहे हैं उनसे आप एग्री कर रहे हैं, ठीक है, आपको लग रहा है कि हाँ इट्स मोर देन सफिशिएंट है या फिर हमारे लिए इट्स गुड, या फिर तो फिर आपको लग रहा है कि ये जस्ट ऑफ वेस्ट ऑफ टाइम है तो इसलिए आप हमें कोई नहीं देते डिमांड, या फिर हम जो आपके लिए ला रहे हैं वो आपको पसंद आ रहा है। दो ही बातें यहाँ पर हो सकती हैं, तो जैसा भी है बताइएगा। एंड सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड।
मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। सो टिल दैन टेक केयर एंड बाय बाय। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।